नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज शर्मा आज आपके साथ फिर से लेकर आया हूँ भारत के संवैधानिक विकास की सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1892 के भारत परिषद अधिनियम तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये फर्स्ट पार्ट है, 15-16 मिनट की वीडियो है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसको अच्छे से देख सकते हैं। और ये वीडियो का दूसरा पार्ट है जिसमें आज हम 1909 का भारत शासन अधिनियम, जिसे माल्य मिंटो एक्ट भी कहा जाता है, और दूसरा भारत सरकार अधिनियम 1919 को पढ़ेंगे, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, 1919 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है, इसे माल्य मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। माल्य मिंटो, माल्य यानी माल्य कौन थे? उस समय के भारत के सचिव थे, और जो मिंटो थे वे भारत के वायसराय थे, ठीक है। इसके तहत भारतीय विधान परिषद की सदस्यों को 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं। तो देखिए, 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत विधान परिषद के सदस्यों की 4 श्रेणियां बनाई गई। इसमें इसके थे पदेन सदस्य थे, दूसरे इसके नामांकित सदस्य थे जिनको नामांकित किया गया था, तीसरे है नामांकित गैर सरकारी सदस्य, ऐसे सदस्य जो सरकारी सेवा में नहीं थे पर उनको नामांकित किया गया था, और चौथे थे निर्वाचित सदस्य जो कि चुनकर निर्वाचन के द्वारा चुने गए थे, ठीक है। इसकी देखिए केंद्रीय परिषद, केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्य 16 से बढ़ाकर इनको 60 कर दिया गया। इनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई, 16 से सीधे 60 किया गया। इसकी कुल सदस्य संख्या थी, कितने थे? 59 थे। 59 में से 37 तो थे शासकीय वर्ग के, 37, जिसमें से 9 तो थे पदेन सदस्य, और 28 सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत सदस्य, ठीक है। और 32 सदस्य आते हैं जो कि कौन थे? अशासकीय सदस्य यानी गैर सरकारी सदस्य, जो 5 तो गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत थे, और 27 का निर्वाचन के द्वारा इनको निर्वाचित किया गया था। और जो 27 थे उनका आप देखिए, ये वर्गों, समुदायों, हितों व प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा निर्वाचित थे। तो ये विभिन्न वर्गों, समुदायों, हितों और प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा निर्वाचित थे, जिनमें से आप इनका वर्ग देखिए किन किन ने इनको चुना। 5 तो मुसलमान थे, 1 मुस्लिम जमींदारों द्वारा चुने गया था, 6 जमींदारों द्वारा चुने गए थे, 1 वाणिज्य मंडल जो कि बंगाल का वाणिज्य मंडल था उसके द्वारा चुना गया था, 1 वाणिज्य मंडल बम्बई द्वारा चुना गया था, और जो 13 थे वे प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा चुने गए थे, जो कि गैर सरकारी सदस्यों द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं के गैर सरकारी सदस्यों द्वारा 13 सदस्य चुने गए थे। अब देखिए इसकी केंद्रीय विधान परिषद, तो देखिए इसकी केंद्रीय विधान परिषद वर्ष में 2 बार इसकी बैठक होती थी, यानी कि एक वर्ष में, या इनके कार्यकाल बैठकों के बीच में 6 महीने का अंतर होता था, तो वर्ष में 2 बैठकें होती थी इसकी। तो देखिए, सर्दी वाली बैठक इसकी कहाँ होती थी? कलकत्ता में, और गर्मी वाली बैठक होती थी इसकी शिमला में। केंद्रीय विधान परिषद की बैठक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो गर्मी में शिमला में, अंग्रेज थे, अंग्रेजों को गर्मी ज़्यादा लगती है, तो शिमला बहुत ही एक हिल स्टेशन है बहुत अच्छा, और वहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, इसलिए शिमला में शिफ्ट कर दिया जाता था गर्मी में इसकी बैठक को। और 1913 में क्या हुआ था कि कलकत्ता से सीधी राजधानी ट्रांसफ़र हो गई थी, कहाँ पर? दिल्ली में, इसलिए इसकी सर्दी की जो शीतकालीन बैठक थी अब वो दिल्ली में होने लगी थी 1913 के बाद से, ठीक है। प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि कर दी गई थी इसमें। 1909 के भारत परिषद अधिनियम में प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में वृद्धि की गई। जो इसकी सदस्य संख्या देखिए आप, कितनी सीटें कहाँ से आवंटित की गई थी? तो बर्मा में 16 सीटें थी, ठीक है। उसके बाद बंगाल में कितनी सीटें थी? 52 सीटें, जो कि सर्वाधिक थी। बम्बई में 47 सीटें थी, मद्रास में भी 47 सीटें थी, और संयुक्त प्रांत में कितनी सीटें थी? 47। पंजाब से कितनी सीटें आती हैं? 25 सीटें, और पूर्वी बंगाल व असम में कुल मिलाकर सीटें थी 41 सीटें, ठीक है दोस्तों, 41 सीटें थी। अब इसके बाद देखते हैं, प्रांतों में पहली बार गैर सरकारी सदस्यों को भी बहुमत दिया गया। 1892 के आपको भारत सरकार परिषद अधिनियम की याद है, उसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को तो बढ़ाया गया था पर गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत नहीं था। पर देखिए 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को भी बहुमत दिया गया बिल्कुल। इस बार प्रथम बार भारतीयों को, देखिए 1909 में प्रथम बार भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भी शामिल किया गया। और प्रथम भारतीय कौन थे जिनको इसमें शामिल किया गया? तो पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी में भी शामिल किया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, इनको बजट पर बहस करने का, मत देने का, पूरक प्रश्न पूछने का भी इनको अधिकार दिया गया, और पृथक निर्वाचन प्रणाली को आरंभ किया गया। देखिए 1909 का सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट जो आता है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि किस अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रणाली को मतलब आरंभ किया गया। तो देखिए, मार्ले मिंटो को तो आप जानते ही हैं, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली इनको जनक भी कहा जाता है। इन्होंने ही भारत में मुस्लिम व हिंदू और भी सिख होते हैं, ईसाई होते हैं, पारसी होते हैं, इनकी
निर्वाचन प्रणाली को पृथक पृथक किया था। ठीक है, देखिए लॉर्ड मिंटो, जैसा कि मैंने आपको बताया है, सांप्रदायिकता का जनक इसको कहा जाता है, मिंटो को। विश्वविद्यालयों व जमींदारों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया। 1909 में विश्वविद्यालयों के लिए और जमींदारों को भी अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है, संकल्प के माध्यम से विधान परिषद में विचार का प्रावधान किया गया। एक संकल्प जो कि कौन निकालता था? गवर्नर जनरल। उसमें संकल्प के माध्यम से विधान परिषद में विचार का प्रावधान दिया गया। सामान्य सार्वजनिक हित के प्रस्ताव को पेश करने का अधिकार दिया गया। सामान्य सार्वजनिक हित के प्रस्तावों को भी पेश करने का अधिकार दिया गया। और जिसमें पहला प्रस्ताव देखिए, सामान्य हित का पहला प्रस्ताव 25 फरवरी 1910 को आया, जो किसके द्वारा रखा गया? गोपाल कृष्ण गोखले। आपको गोपाल कृष्ण गोखले याद ही होंगे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। भारत में भी इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत मतलब जागृति फैलाने का कार्य किया है। देखिए इन्होंने पेश किया 25 फरवरी 1910 को पेश किया और कहा कि नेटाल में कगारबद्ध मजदूरों को भेजा जाना बंद किया जाए। मतलब नेटाल कोई जगह है जहाँ पर ब्रिटिश सरकार भारत से मजदूरों को ले जाकर वहाँ पर भेजती थी, तो उनको ले जाना बंद किया जाए। ठीक है, तो यहाँ ये होता है 1919 का भारत परिषद अधिनियम समाप्त होता है। अब हम चलते हैं, आप देखिए अब चलते हैं हम भारत सरकार अधिनियम 1919 को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 ये मतलब कैसे आया, इसकी पृष्ठभूमि हम देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 20 अगस्त 1917 को। 1917 को अगस्त प्रस्ताव आया, इसका मतलब ये मान लीजिए अगस्त रिपोर्ट आई। ठीक है, उसके आधार पर क्या हुआ? जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आती है 1918 में, और इसका आधार बना, इस रिपोर्ट का आधार बना भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, इस रिपोर्ट के आधार पर। और इसमें भारत सचिव को कौन बनाया गया? भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू को भारत सचिव बनाया गया, और इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। और भारत के वायसराय किसे बनाया गया? चेम्सफोर्ड को। ठीक है, और देखिए 1919 लागू कब हुआ? अधिनियम लागू हुआ है 23 दिसंबर 1919 को, जिसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? डेविड लॉयड जॉर्ज के द्वारा इसको पारित किया गया। और उस समय ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम। ठीक है, जॉर्ज फिफ्थ, उनके द्वारा इसको पारित किया गया। उत्तरदायी कारक देखिए आप इसमें 1909 की असफलता। तो 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था, उसकी असफलता के कारण इसमें क्या हुआ? 1919 का भारत सरकार अधिनियम लाया गया। उसमें कांग्रेस मुस्लिम लीग जो कि दो खेमों में बढ़ चुकी थी, एक कांग्रेस एक मुस्लिम लीग, उन्होंने 1916 में लखनऊ समझौता किया। लखनऊ समझौता के आपसी मतभेदों को बुलाकर सुधारों की मांग के लिए दोनों एक साथ आए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। 1909 की सांप्रदायिक चुनावी व्यवस्था, और 1909 में जो सांप्रदायिक चुनावी व्यवस्था की गई थी, उसके लिए भी 1919 को लाया गया। होम रूल लीग, जो कि एनी बेसेंट के नेतृत्व में और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में चल रहा था, इसने क्या किया? स्वशासन की मांग करने लगा। भारतीय जैसे जैसे शिक्षित होंगे, आगे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे समय बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे भारत स्वशासन की मांग की ओर बढ़ रहे हैं। और आपको लग रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कि भारत भी संविधान निर्माण की ओर, लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर आगे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसके बाद जब अगले पार्ट में हम 1935 का अधिनियम लाएंगे, तो आप जब 1935 के अधिनियम को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि सेम पूरा भारत का संविधान आ गया है, क्योंकि 1935 के अधिनियम में से बहुत सा भाग भारत के संविधान में लिया गया है। तो देखिए आम जन में जागृति फैलने लगी, तो आम जन में जागृति फैलेगी तो आपको बिल्कुल ही पता है कि क्रांति तो होनी है। तो क्रांति होने देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। 1919 की प्रस्तावना, 1919 की प्रस्तावना क्या थी? आप इसको ध्यान रखिए, 1919 की प्रस्तावना कोई 1935 के अधिनियम में भी लिया गया था। 1935 के अधिनियम की कोई अलग से प्रस्तावना नहीं थी। तो प्रस्तावना में देखिए, भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए। प्रस्तावना में लिखा गया कि भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए। ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग बनेगा भारत भी ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग है। ठीक है, उसके बाद स्वशासन की संस्थाओं व उत्तरदायी शासन धीरे धीरे स्थापित होगा। मतलब स्वशासन की संस्थाओं की मांग करने लगे और भारत भी उत्तरदायी शासन की मांग करने लगा। प्रांतों को केंद्रीय नियंत्रण से मुक्ति हो, और प्रांतों को केंद्रीय नियंत्रण से मुक्ति का इसमें प्रावधान किया गया, इसमें प्रस्ताव रखा गया। 1919 की विशेषताएं देखिए, अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। भारत परिषद में परिवर्तन, तो इसमें भारत परिषद में परिवर्तन किया गया। और भारत परिषद में परिवर्तन देखिए, जो कि ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के मंत्री होते थे भारत सचिव, कहाँ के? ब्रिटेन के ब्रिटिश मंत्री होते थे, इसकी परिषद के भारत परिषद कहा गया। ठीक है, भारत परिषद। तो भारत परिषद के सदस्यों की संख्या में कमी की गई। क्या की गई? 1919 में कमी की गई। इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 8 कर दी गई, अधिकतम सदस्य संख्या 12 कर दी गई। और इसके 1/2 सदस्य, यानी कि आधे सदस्य 10 वर्ष भारत में रहे हों, ऐसे सदस्य होने चाहिए इसके। आधे सदस्य जो 10 वर्ष पहले भारत में रह चुके हों, भारत को अच्छी तरह से जानते हों, ठीक है, रहे हों, या हाल ही में उन्होंने भारत को छोड़ा हो। ठीक है, भारत परिषद में केवल भारत परिषद देखिए किन किन निर्णयों पर मतलब भारत सचिव को भेज सकती थी? मुद्रा, सार्वजनिक ऋण, सीमा शुल्क, सेना व विदेशी मामलों से संबंधित प्रावधान भारत सचिव को क्या भेज सकती थी? ये भेज सकती थी। भारत परिषद का कार्यकाल कितना रहा? 7 वर्ष से घटाकर इसके कार्यकाल में भी कमी की गई। 7 वर्ष से घटाकर इसका कार्यकाल कब तक किया गया? 5 वर्ष किया गया। और इसका खर्च ब्रिटिश बजट पर भारित हुआ।
तो भारत परिषद का खर्च किस पर? ब्रिटिश बजट पर भारित होता था। भारत सचिव प्रांतीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। भारत सचिव प्रांतीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और भारत सचिव प्रांतों के वित्तीय मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। पर भारत सचिव सीएजी की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। सीएजी की नियुक्ति जो कि बजट पर मतलब या वित्तीय मामलों पर नियंत्रण रखता था, इसका संचालन करता था। भारत में केंद्रीय सरकार, तो देखिए भारत की केंद्रीय सरकार, इसके सचिव बनाए गए प्रांतीय सरकार। तो मतलब जो भारत सचिव होता था वो भारत की केंद्रीय सरकार का, वो प्रांतीय सरकार के मध्य योजक कड़ी का काम करता था, एक एजेंसी के रूप में कार्य करता था। देखिए 1919 के अधिनियम से भारतीय उच्चायुक्त, इंडियन हाई कमीशन की पद का भी गठन किया गया। इसका गठन किया गया 13 अगस्त 1920 को। और पहले भारतीय उच्चायुक्त कौन बने? विलियम स्टीवेंस मेयर को पहला भारतीय उच्चायुक्त बनाया गया। इसका कार्यकाल रखा गया 6 वर्ष और इसके वेतन भारतीय कोष से दिए जाने थे। ठीक है, इसका वेतनों का भारतीय कोष से दिया जाना तय किया गया। भारत परिषद उच्चायुक्त कौन बना? मतलब भारत परिषद और गवर्नर जनरल के मध्य की योजक कड़ी बनाया गया भारत का उच्चायुक्त को। ठीक है, अब दूसरा प्रावधान देखिए आप इसका, गवर्नर जनरल व कार्यकारिणी परिषद। अब देखिए आप, परिषद के अधिक भारतीयों की नियुक्ति की गई। तो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें भारतीयों की संख्या को बढ़ाया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अधिकतम सदस्य संख्या का प्रावधान हटा दिया गया और जो इसकी अधिकतम सदस्य संख्या थी उसका प्रावधान हटा दिया गया बिल्कुल। कानूनी सदस्य देखिए इसमें, कानूनी सदस्य कौन कौन बन सकता था? जो 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले भारतीय हाई कोर्ट के वकील। अब 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले भारतीय हाई कोर्ट के वकील भी इसके कानूनी सदस्य बन सकते थे, किसके? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के। जो कि प्रथम भारतीय कौन रहे जो कि मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे? तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू पहले कानूनी सदस्य बनाए गए गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के। ठीक है, कार्यकारिणी परिषद में 1 से 3 सदस्य किए गए। पहले 1 भारतीय किया गया था, फिर उसके बाद 1919 में बढ़ाकर इसको 3 भारतीय सदस्य कर दिया गया, जो कि परंतु भारतीय सदस्य कानून निर्माण का कार्य नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब इसकी तीसरी विशेषता देखिए, केंद्रीय विधानमंडल। द्विसदनीय में केंद्रीय विधायिका की स्थापना की गई। तो विधायिका में देख, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। ठीक है, इसमें 2 सदन थे, उच्च सदन और निम्न सदन, जैसा कि अभी है उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन है राज्यसभा, निम्न सदन है लोकसभा। ठीक है, तो देखिए आप, उच्च सदन जिसको हम क्या कहते हैं? राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट। इसका कार्यकाल था 5 वर्ष या, और इसमें सदस्य कितने थे? 60 सदस्य। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का था। ठीक है, और निम्न सदन यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे विधानसभा भी कहते हैं, इसके सदस्यों की संख्या थी 145 और इसका कार्यकाल था 3 वर्ष। ठीक है, अब देखिए, उच्च सदन में 60 सदस्य थे, उसमें से 27 सदस्य तो मनोनीत किए जाएंगे और 33 सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे। ठीक है, और निम्न सदन में जो कि 145 सदस्य थे उसमें से 41 सदस्य तो मनोनीत होंगे और 104 सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे। ठीक है, अब देखिए, सामान्य कार्यकाल संबंधी समाप्ति से पूर्वी, मतलब इसका कार्यकाल, इनको दोनों को अपने कार्यकाल से पूर्वी भंग किया जा सकता था, दोनों सदनों को। किसके द्वारा? वायसराय के द्वारा। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया है इसमें। 1909 में जो सांप्रदायिक प्रणाली बनाई गई थी उसका 1919 में विस्तार किया गया। देखिए अब, प्रथम चुनाव हुए इसके तहत 1920 को और इसके अधीन इसने 6 चुनाव करवाए, टोटल 6 चुनाव करवाए। कहाँ तक? 1942 तक। उसके बाद भारत में संविधान सभा आ गई, उसके बाद तो चुनाव होने लगे। तो देखिए, केंद्रीय विधानसभा, पहली केंद्रीय विधानसभा कब बनाई इसने? 9 फरवरी 1921 को। ठीक है, विधायिका के अध्यक्ष का कार्यकाल था 4 वर्ष। पहले अध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्ष रखा गया। ठीक है, और राज्य परिषद में पहले अध्यक्ष कौन बने? अलेक्जेंडर मूडीमैन। अलेक्जेंडर मूडीमैन को राज्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। इसका कार्यकाल प्रथम का 4 वर्ष रहा। और विधानसभा में देखिए, फ्रेडरिक वाइट को विधानसभा का प्रथम स्पीकर नियुक्त किया गया और इसका डिप्टी स्पीकर बनाया गया, जो कि भारतीय थे। भारत में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को इसका डिप्टी स्पीकर यानी उप स्पीकर बनाया गया। ठीक है, कोई भी विधेयक प्रस्तुत करने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति लेना आवश्यक था। ठीक है, और इसके लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई? 25 वर्ष। दोनों सदनों के हेतु सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, अब देखिए, इसके अंतर्गत नरेश मंडल की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो नरेश मंडल की स्थापना मतलब कब हुई? 9 फरवरी 1921 को। कहाँ हुई इसकी मीटिंग? दिल्ली में हुई। इसके सदस्य कितने थे? टोटल 121 सदस्य थे। इसका अध्यक्ष कौन रहा? वायसराय। और वाइस चांसलर कौन रहे? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। ठीक है, अब देखिए, पांचवा आता है केंद्रीय व प्रांतीय विषयों का बंटवारा। तो देखिए, सबसे पहले 1919 के अधिनियम में ही केंद्रीय व प्रांतीय विषयों का बंटवारा किया गया और केंद्रीय विषय कितने थे? 46 विषय, जिन पर केंद्र कानून बना सकती थी, और प्रांतीय विषय जिन्हें संरक्षित विषय भी कहा जाता है, इनमें संरक्षित विषय थे कितने? 22 और हस्तांतरित विषय थे 28। मतलब टोटल कितने हो गए? 50 विषय
प्रांतियों को दिए गए। प्रांतों में देश शासन, और प्रांतों में देश शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1919 के अधिनियम के तहत। तो इसको कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1921 से, ठीक है। और इसमें वन व शिकार संरक्षण किसको दिया गया? बम्बई को प्राप्त था। और लोक निर्माण, मत्स्य पालन व आबकारी किसको था? असम को नहीं था। मतलब असम को लोक निर्माण, मत्स्य पालन व आबकारी विभाग का प्रशासन नहीं दिया गया। अब 7वीं विशेषता देखिए 1919 के भारत शासन अधिनियम की। प्रांतीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद का इसके अंतर्गत गठन किया गया। इसमें अतिरिक्त सदस्य नहीं थे और इसका कार्यकाल केवल 3 वर्ष का था। इसके अध्यक्ष निष्पक्ष पीठासीन अधिकारी को, इसके अध्यक्ष को निष्पक्ष पीठासीन अधिकारी जो होगा उसको बनाया गया। गवर्नर जनरल इसका अधिकारी, इसका अध्यक्ष नहीं था, ठीक है। 40% सदस्य इसमें कैसे होने चाहिए? निर्वाचित सदस्य। 30% सदस्य इसके मनोनीत होने चाहिए, ठीक है। और शेष 30% सदस्य कहाँ से आएंगे? शासकीय व अशासकीय होने चाहिए, ठीक है। प्रांतों में गवर्नर जनरल की परिषद, ठीक है, प्रांतों में गवर्नर की परिषद। इसमें 2 से 4 सदस्य किए गए, जिसमें से 1 सदस्य तो भारतीय होना अनिवार्य था, 1 सदस्य ब्रिटिश होना अनिवार्य था, ठीक है। और ये इसके सदस्य जो 2 से 4 सदस्य किए गए, कितने वर्ष के लिए? 5 वर्षों के लिए इसको नियुक्त किया गया, ठीक है। 8वां देखिए, केंद्र में अनुत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। केंद्र में अनुत्तरदायी शासन, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायित्व दिया गया और केंद्र में अनुत्तरदायी शासन था, ठीक है। 9वां देखिए, केंद्रीयकरण को बढ़ावा दिया गया। 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीयकरण को बढ़ावा दिया गया। केंद्रीय बजट अलग किए गए और राज्य का बजट अलग अलग कर दिए गए, दोनों को बजट वित्तीय मामले अलग अलग कर दिए गए, ठीक है। प्रांतों में ऋण लेने व कर लगाने का अधिकार दिया गया। प्रांतों को भी कर लगाने व ऋण लेने का अधिकार दोनों दिए गए, ठीक है। अब देखिए मताधिकार व निर्वाचन, मतलब मताधिकार का पहली बार मतलब अधिकार कब दिया गया? 1919 के अधिनियम में। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ किया गया, ठीक है। 1909 के भारत परिषद अधिनियम में तो क्या था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, और 1919 में प्रत्यक्ष निर्वाचन को प्रारंभ किया गया। मताधिकार का इसमें विस्तार किया गया। केवल भारत की 10% जनता, भारत की 10% जनता को ही क्या था? मत देने का अधिकार था, भारतीय जनता को, ठीक है। केंद्र व लोक सेवा आयोग FPSC का प्रावधान किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग, जिसे हम अभी UPSC के नाम से जानते हैं, उस समय इसको FPSC फेडरेशन पब्लिक सर्विस कमीशन उसको उस टाइम पर कहा जाता था। सिविल सेवकों की भर्ती हेतु इसका गठन किया गया और इसका गठन हुआ 1926 में इसका गठन किया गया, ठीक है। 12 में देखिए 12वीं विशेषता, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान किया गया, जो कि एक क्या थी? प्रेसिडेंसी बैंक थी, जो कहाँ, ठीक है। इसकी स्थापना की गई कब? 27 जनवरी 1921 को। 1919 के अधिनियम के तहत 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, ठीक है। और इसमें देखिए इसके नियंत्रण के लिए एक केंद्रीय बोर्ड बनाया गया, ठीक है, और 3 स्थानीय बोर्ड बनाए गए। तो 3 स्थानीय बोर्ड कहाँ कहाँ थे? एक देखिए कलकत्ता में, दूसरा बम्बई में, तीसरा मद्रास में इसका स्थापित किया गया, ठीक है। 1919 की 10 वर्ष बाद समीक्षा की जानी थी, मतलब 1919 के अधिनियम की 10 वर्ष बाद समीक्षा की जानी थी, ये पहले से तय था। और साइमन कमीशन जो कि 1928 में आया था, ठीक है, वो किसका परिणाम था? वो 1919 के ये 10 वर्ष बाद जो समीक्षा की जानी थी, इसी का परिणाम साइमन कमीशन था, जिसे श्वेत आयोग भी कहा जाता है। देखिए लोकमान्य तिलक ने 1919 के अधिनियम को क्या कहा? बिना सूरज का सवेरा कहा, जो भारतीयों को अस्वीकार है। लोकमान्य तिलक ने इसको 1919 के अधिनियम को बिना सूरज का सवेरा कहा है, जो हमें अस्वीकार्य है, ठीक है। एनी बिसेंट ने क्या कहा? न तो इंग्लैंड को शोभा देता है कि वह ऐसे कानून बनाए, और न ही भारत के सम्मान के अनुकूल ये होगा कि भारतीय इसको स्वीकार करे। 1919 के बारे में ऐसा कहा है। देखिए NC केलकर ने क्या कहा है भारतीय 1919 के भारत शासन अधिनियम के बारे में? भारतीय नेताओं को उनके ही रस में डुबो देने का दुष्ट प्रयास किया गया है। मतलब NC केलकर ने कहा है कि ब्रिटिश सत्ता द्वारा भारतीय नेताओं को उनके ही रस में डुबो देने का दुष्ट प्रयास किया गया है। डॉक्टर सुब्रमण्यम अय्यर ने क्या कहा है? भारतीयों को यह सलाह दी कि उन्हें अफीम दी जा रही है, वह इसका स्पर्श भी न करें। तो देखिए सुब्रमण्यम अय्यर ने 1919 के अधिनियम को अफीम की संज्ञा दी है और भारतीयों को चेताया है कि वे इसका स्पर्श न करें। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व वाले नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ने 1919 के सुधारों का स्वागत किया तथा कांग्रेस ने अमृतसर के अधिवेशन में इसे अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशाजनक बताया। 1919 को देखिए कांग्रेस ने अपर्याप्त, असंतोष और निराशाजनक बताया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे आपके दोस्तों के पास शेयर करें, और ऐसे ही आपका प्यार बना रहे, मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।